अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 के बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 स्क्वायर रूट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो बेटा हमें जो है वो दो वेक्टर दिए गए हैं। एक हमारे पास वेक्टर ए है बेटा और एक वेक्टर हमारे पास बी है। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बनता है ना बेटा वो हमने फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें बेटा दिया गया है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड दी गई है 4 स्क्वायर रूट 3 और इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेटा दिया गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 हमें दिया गई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है इनका जो है वो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है ना वो ओपन करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट बेटा होता है ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस एंगल। इसी तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन एंगल। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को बेटा इक्वेशन नंबर 1 पे जो है ना वो डिवाइड करते हैं। 2 को 1 पे डिवाइड करना है यहाँ पे आपने लाजमी, वो इसलिए क्योंकि साइन ऊपर बेटा आ जाए और कॉस जो है ना वो नीचे आ जाए। अब देखिए क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर और जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड वो नीचे। इसी तरह बेटा इक्वेशन नंबर 2 की जो है वो राइट हैंड साइड ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉरी इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है वो बेटा नीचे। ठीक है बेटा, इसलिए किया ताकि साइन ओवर कोस आ जाए और साइन ओवर कोस जो है वो बेटा टैन के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों बिल्कुल सेम थे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा कट कर दिया। साइन ओवर कोस को बेटा टैन लिख लिया और फिर हमने ए क्रॉस बी जो है इसकी वैल्यू यहाँ से दे के क्वेश्चन से ना हमने लिख दी 4 स्क्वायर रूट 3 और ए डॉट बी की वैल्यू 4 थी वो बेटा लिख दी। ये 4 4 से बेटा कट गया तो टैन एंगल आ गया स्क्वायर रूट 3 के और फिर ये बेटा टैन इधर आके इक्वल के दूसरी तरफ बेटा टैन इनवर्स हो जाएगा। फिर आपने कैलकुलेटर पे बेटा शिफ्ट टैन का बटन दबाना है और साथ में ये वैल्यू लिखनी स्क्वायर रूट 3 और फिर जो है जब आप इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो बेटा अब जो फिर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आ गया ना बेटा वो 60 डिग्री का आ गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा एक हेलीकॉप्टर है जो 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है ना वो वर्टिकली जो है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ गया और फिर जो है वो 119.6 मीटर पर सेकंड के साथ जो है ना वो मूव कर रहा है। बट इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। A stone is dropped, how long does the stone take to reach the ground। तो बेटा वो जो हेलीकॉप्टर है उसके अंदर स्टोन है ना, हेलीकॉप्टर भी जो है वो 156.8 मीटर जो है ना वो हाइट पे और स्टोन भी क्योंकि उसी के अंदर है तो दोनों की हाइट यही है। ठीक है, 156.8 मीटर स्टोन की भी और हेलीकॉप्टर की भी। फिर हेलीकॉप्टर वहां से बेटा वो जो है वो स्टोन को ड्रॉप करता है। ये बात अपने जेहन में रखनी है कि हेलीकॉप्टर जो है ना वो मोशन में है। ठीक है, फिर हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम लेगी जो है वो स्टोन ज़मीन तक आने आने में। ठीक है, तो बेटा देखें इनिशियल वर्टिकल जो है हमें वेलोसिटी दी गई हेलीकॉप्टर की वी आई जो दी गई है वो 19.6 मीटर पर सेकंड दी है। और देखें डायग्राम में अगर देखें तो ये जो वेलोसिटी है वर्टिकली, ठीक है, ये अपवर्ड है। ठीक है, ऊपर को है, ऊपर को जो चीज़ जा रही हो ना बेटा वो अगेंस्ट द फील्ड है, अर्थ से बाहर की तरफ जा रही, ज़मीन से बाहर की तरफ जा रही, तो इसलिए यहाँ पे आपने नेगेटिव का साइन लगाना है। इसलिए उसके बाद बेटा वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन, जो स्टोन है वो भी तो हेलीकॉप्टर के अंदर ही है ना बेटा, और तो हेलीकॉप्टर का भी फासला 156.8 मीटर है और स्टोन का भी उतना ही फासला है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड है, हाइट जो है वो बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, वो जो है वो इसलिए उसका साइन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद बेटा लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बेटा 9.8 होता है, आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम बेटा वो जो है वो स्टोन लेगी ज़मीन तक आने में। अब देखें अगर हम डायग्राम में देखें तो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से जब वो जो है वो स्टोन को ड्रॉप करेगा
जो भी बंदा वहाँ पे होगा उसको ड्रॉप करेगा। तो स्टोन बेटा बिल्कुल सीधी ज़मीन की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि बेटा जो स्टोन है ना, एक तो हेलीकॉप्टर जो है ना वो बेटा मोशन में है। जब वो मोशन में है ना तो बॉल ने, ज़ाहिर सी बात है, उसने आगे को मूव करना है ड्यू टू हेलीकॉप्टर मोशन। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, द स्टोन मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द हेलीकॉप्टर मोशन। क्योंकि हेलीकॉप्टर बेटा मोशन में है तो बॉल के ऊपर भी वो मोशन जो है ना वो फोर्स अप्लाई होगी और बॉल जो है वो आगे को मूव करेगी, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक्चुअली में टाइम फाइंड करना है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। ठीक है बेटा, एस हमारे पास क्या है 156.8, वो वैल्यू लगा दी। वी आई की वैल्यू बेटा 19.6 है, टी वैसे लगा दिया। उसके बाद 1/2 वैसे आ गया, जी की वैल्यू 9.8 लगा दी बेटा, टी स्केयर वैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या किया बेटा, इस 9.8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, वो बेटा आ गया 4.9। अब आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को बेटा 4.9 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इक्वल के इस तरफ भी और इस तरफ भी मैंने सबको 4.9 से जो है वो डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, आपके पास आंसर 32 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, साथ में माइनस है तो माइनस एज इट इज आएगा। इसको करेंगे तो बेटा टी स्केयर अकेला रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये प्लस का 32 है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। उसके बाद मैंने किया, इनको ज़रा सीधा करके लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, इसको फिर लिख लिया, इसको लिख लिया और जीरो मैंने इस तरफ लिख दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। अब हमने दो ऐसे नंबर बेटा ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 32 आए, और जिनको जब प्लस या माइनस करो तो माइनस का 4 आए। देखिए मेरे पास दो नंबर है, -8 और 4। -8 और 4 को बेटा मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के 32 आते हैं, और -8 में से प्लस के 4 निकालता हूँ तो माइनस के 4 आते हैं। तो इसका मतलब ये दो वो नंबर हैं। हमने एक्चुअली में क्या किया, इस मिडल टर्म को बेटा जो है ना वो ब्रेक कर दिया है इन दो नंबर में। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से बेटा कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से बेटा टी कॉमन आ गया, यहाँ से टी बच गया, यहाँ से 8 बच गया। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आता है, 4। यहाँ पे टी बच गया और यहाँ पे माइनस वैसे आ गया, और 4 का टेबल पर आके 32 आए। तो यहाँ पे बेटा मैंने मिस्टेक थोड़ी सी मेरे से होगी, यहाँ पे बेटा 8 आएगा। ठीक है, इसको मैं जब आपको नोट्स दूंगा ना तो वहाँ पे मैं ठीक कर दूंगा, यहाँ पे आपने 8 जो है ना वो लिख लेना है। अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट है बेटा, ये सेम आ गई है, वो लिख दिया t-8, और t+4 जो है वो एक अगली ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दिया बेटा। अब ये माइनस का 8 इधर आके क्या हो गया प्लस का, और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमने क्या करना है बेटा, इसको जो है वो जो नेगेटिव वाली वैल्यू ना, इसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है, और t इज इक्वल टू 8 जो है ना, ये हमने इसको जो है ना वो कंसीडर करना है। तो फिर जो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड होगा बेटा, वो 8 सेकंड होगा। ठीक है, तो इट्स मीन के जब बॉल जो है वो हेलीकॉप्टर से ज़मीन तक आई है ना बेटा, उसको 8 सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इफ़ ए जो है वो ए प्लस बी का जो है हमारे पास, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड के, देन हमने बेटा प्रूव ये करना है कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। तो बेटा हमें ना उसने ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल दे दी है ए माइनस बी की जो है ना वो मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। अब आपको पता है कि दो वेक्टर कब आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जब बेटा उनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बने ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिर हम कहेंगे कि दोनों जो है वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली में एंगल फाइंड करेंगे, और वो एंगल कौन सा होगा, वो डेफिनेटली सी बात है 90 डिग्री का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, जो a प्लस बी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोज एंगल। इसी तरह a माइनस बी का बेटा फॉर्मूला जो होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यहाँ पे माइनस आता है, -2ab कोज एंगल। अब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को बेटा इक्वेट कर लिया। ठीक है, ये जो इनकी राइट हैंड साइड है इन दोनों को इक्वल रख लिया, दोनों तरफ बेटा स्केयर अप्लाई किए, इधर भी स्केयर अप्लाई कर दिया, इधर भी स्केयर अप्लाई कर दिया। आपको पता है स्केयर स्केयर रूट के साथ क्या हो जाते हैं, कट आउट हो जाते हैं। ये अंदर वाली सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ये वाली सारी वैल्यू बेटा यहाँ तक लिख दी। सही है, उसके बाद बेटा देखो ए स्केयर इधर भी है इधर भी है, इसको इसके साथ कट कर दिया, बी स्केयर इधर भी है और इधर भी है, इसको भी कट कर दिया।
उसके बाद ये वाली वैल्यू बच गई वो लिख ली, और ये माइनस के साथ बच गई ये लिख ली। ये इधर बेटा माइनस का हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा है, जीरो। ये दोनों बेटा सेम है, तो ये 4AB कोज एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो 4AB है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4AB हो गया। तो आपको पता है कि ऊपर न्यूमिनेटर जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये बेटा कॉज इधर जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा ना जब, ये इन्वर्स बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है शिफ्ट कॉस और साथ में जीरो वैल्यू लिख के इक्वल का साइन दबाना है, तो आपके पास जो एंगल आएगा बेटा वो 90 डिग्री आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री मीनिंग दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में बेटा जो एंगल है वो अब कौन सा है, 90 डिग्री है। तो इट्स मीन के दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बेटा चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस m, एक हमारे पास कोई बॉडी है बेटा, उसका मैस m है, एट रेस्ट एक्सप्लोर्स इन टू 3 पीसीज, मतलब कि बेटा वो उसके टुकड़े होते हैं और वो 3 पीसीज में जो ना वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, टू ऑफ विच ऑफ मैस m/4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा मैं साथ साथ आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, मैंने इसकी डायग्राम बनाई हो। ये देखिए हमारे पास एक कोई बॉडी है बेटा, उसका मैस जो है वो m है। ठीक है, हमें नहीं पता कितना मैस है, और वो रेस्ट पे है। ठीक है, वो मोशन नहीं कर रही, वो रेस्ट में है। फिर क्या होता है बेटा, एक धमाका होता है, एक्सप्लोड होती है वो, और कितने पीसीज में चेंज हो जाती है, 3 में। देखें, 1 2 3, 3 पीसीज में चेंज हो गई है। टू ऑफ विच ऑफ मैस m/4, उसमें से बेटा दो जो है ना वो, दो जो है उनका मैस जो है m/4 है, m/4 ईच आर थ्रोन इन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो है परपेंडिकुलर बेटा दोनों हैं, ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर, इट्स मीन कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। देखें, एक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की वेलोसिटी जो है यहाँ पे बेटा जो है वो मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप समझ लें यहाँ पे 4 है। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर दूंगा डायग्राम के अंदर, ये ना ये वैल्यू यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, 4 मीटर पर सेकंड है। जब आपको नोट दूंगा ना, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है ना वो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना वो मिस्टेक रिमूव कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। अब जो तीसरा पीस है ना बेटा, इसकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, विद विच इट विल बी फ्लोन अवे, वो किस स्पीड के साथ बेटा वहां से जो है ना वो दूर भागा है, वहां से वो दूर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका मैस जो है m/2 लिख दिया, वो मैं बताता हूँ मैंने कैसे लिखा। सबसे पहले हम बेटा गिवन लिखते हैं, होपफुली मैंने आपको डायग्राम से बेटा ये अच्छी तरह समझा दी है जो हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। हमें क्या दिया गया था, टोटल मैस जो बेटा वो दिया गया था बिफोर एक्सप्लोशन। ठीक है, मतलब धमाका होने से पहले जो है ना वो उसका मैस हमें बेटा दिया गया m। द बॉडी एक्सप्लोर्ड इनटू पीसीज, कितने पीसीज में चेंज हुई बेटा, 1 2 3, 3 पीसीज में हो गई है। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट पीस की बात करते हैं, उसका मैस हम कह लेते हैं m1। ठीक है बेटा, उसको सॉरी नाम दे लेते हैं, और वो क्या है m/4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही ना, तो इट्स मीन ये वाली बेटा 4 है आपकी, और ये वाली आपकी 3 है। सही है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, मैं डायग्राम में इंशाल्लाह इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक्स डायरेक्शन लिखा ना, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो v1 जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है एक्स डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह सेकंड पीस जो है वो बेटा उसका मैस उसको नाम दे दिया m2 का, वो m/4 है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और वो वाई डायरेक्शन में। ये देखें, m/4 है और 4 मीटर पर सेकंड है, और वो वाई डायरेक्शन में है, और ये आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद देखें, थर्ड पीस का पहले हम मैस कैलकुलेट करते हैं। देखें, टोटल मैस ये है और ये दोनों हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टोटल में से उन दोनों को क्या कर देते हैं हम बेटा, माइनस कर देते हैं। सही ना, तो ये टोटल है। ठीक है, और इन दोनों को जो है, इन दोनों का मैस को हमने इसमें से माइनस कर देना है। अब देखें, अब इसका इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे समझ ले मैंने अपनी तरफ से क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने लगा हूँ, क्योंकि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन इधर नीचे 1 है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। बाकी ये वाला जो है ये भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला है वो भी यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया।
फिर ये 4m को m के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा 4m आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो 4 आ गया। ये माइनस एम बाई फोर, ये भी वैसे लिख लिया, माइनस एम बाई फोर भी वैसे लिख लिया। अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए बेटा, सेम हो गए हैं। वो 4 लिखा और ऊपर वालों को एज इट इज लिख लिया, 4m माइनस एम और माइनस एम। ये माइनस एम और माइनस एम कितने हो गए बेटा, माइनस 2m हो गए। फिर 4m में से बेटा जो है वो माइनस 2m किया तो ये भी मैंने अगेन 2 बार लिख दिया, इसको भी मैं इंशाल्लाह रिमूव कर दूंगा। तो 4m में से 2m को माइनस किया तो 2m बाय 4। बेटा ये इसको 2 के टेबल पे काट ले, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो थर्ड जो है हमारे पास पीस है, जो उसका मैथ क्या आ गया, m बाय 2 आ गया। क्या आया, m बाय 2 आया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका जो मैथ है वो क्या लिखा है, m बाय 2 लिख दिया। ठीक है, अब रहेगी इसकी वेलोसिटी। हमने इसकी क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसको मैंने क्या नाम दिया, v3 का। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने v1 और v2 का जो है ना वो नाम दिया। पीस 1 के लिए वेलोसिटी v1, पीस 2 के लिए वेलोसिटी v2 और पीस जो है वो 3 के लिए जो है वो v3। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा हम आते हैं सॉल्यूशन में। ये तो हमने फाइंड करना है ना v3। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अब देखो इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बेटा एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, द टोटल मोमेंटम बिफोर, जो एक्सप्लोर होने से पहले, धमाका होने से पहले, इज इक्वल टू होगा आफ्टर एक्सप्लोशन। ठीक है, मतलब कि धमाका होने के बाद जो है वो इज इक्वल टू होगा जीरो। ये जो है वो हम जो ना, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, दैट्स मीन कि मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस, जो तीसरा पीस है बेटा, उसका जो मोमेंटम है इज इक्वल टू होगा ऑपोजिट ऑफ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट टू पीस कंबाइंड। अगर बेटा हम इन दोनों को कंबाइंड कर देना तो थर्ड पीस का जो है ना वो मोमेंटम ऑपोजिट होगा। सही है, अब देखें इस बात को जो है ना वो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम में जो है ना इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर ले, डेफिनेटली सी बात है ये ऑपोजिट ही रहेगा इसके। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें, अब हम क्या करते हैं, फाइंड द मोमेंटम ऑफ पीस, फर्स्ट पीस का और हम सेकंड पीस दोनों का जो है ना वो मोमेंटम फाइंड करते हैं। P1 जो है वो बेटा मैंने जो है वो फर्स्ट पीस के लिए नाम दे दिया, और P2 मैंने सेकंड जो है ना वो पीस के लिए दे दिया। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, m v होता है। ठीक है, तो P1 है तो m1v1 और P2 है तो m2v2 है। m हमें पता है P1 का क्या है, m/4 है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 है। देखें यहाँ पे m/4 है और वेलोसिटी कितनी बेटा, 3 है। तो वो यहाँ पे कर लिख दिया, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3m/4 आ गया। उसके बाद बेटा m2v2, m2 देखें, m2 हमारे पास है m/4 और वेलोसिटी कितनी है, 4। तो वो देखें m/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 4 के साथ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, m। ठीक है, तो ये हमने जो है वो मोमेंटम निकाल लिए। P1 का मोमेंटम हमारे पास ये है बेटा, P2 का मोमेंटम ये है। अब क्या करते हैं, फाइंड रिजल्टेंट नेट मोमेंटम ऑफ पीस 1 एंड पीस 2। हमने नेट मोमेंटम इन दोनों का फाइंड करना है। ठीक है, हम बेटा क्या करते हैं, नेट मोमेंटम P3 फाइंड करते हैं। कैसे करना है, हमने बेटा पैथागोरस थ्योरम का सहारा लेना है। पैथागोरस आपको पता है ना क्या होता है, आपको याद होगा, सी स्केयर इज इक्वल टू होता है बेटा ए स्केयर। थोड़ा सा ज़रा ये बियर कर लीजिएगा क्योंकि इससे इतना अच्छा लिखा नहीं जाता, बस मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये होता है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, पैथागोरस थ्योरम ना। तो ये समझ लें कि P3 को मैंने लिख दिया सी। अब मैंने क्या किया होगा बेटा, इधर भी स्केयर रूट अप्लाई किया, इधर भी मैंने क्या कर दिया, स्केयर रूट अप्लाई। इधर स्केयर रूट के साथ कट हो गया, इधर आ गया सी इज इक्वल टू, और ये स्केयर रूट के अंदर आ गया, मीन कि इसका भी यहाँ पे स्केयर था। ठीक है बेटा, और इसका भी स्केयर यहाँ पे था, इसका भी था। यहाँ पे P1 का स्केयर है, यहाँ पे P2 का स्केयर है। तो इधर बेटा स्केयर रूट के साथ कट गया क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट अप्लाई किया था, और इधर वैसे रहा। अब क्या किया, P1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो P1 की वैल्यू ये आ गई, और P2 की वैल्यू क्या है, m, वो यहाँ पे मैंने लगा दी। ठीक है बेटा, अब इसका जो है वो स्केयर खोलते हैं। 3 का स्केयर 9 आ गया, m का स्केयर m स्केयर ओवर 4 का आ गया 16 प्लस m स्केयर। अब जो है इनका मुझे एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम क्या आ गया, इसका और इसका एलसीएम क्या आ गया, 16। ठीक है, अब 16 को अंदर रखा, 16 पे डिवाइड, 16 को अंदर रखा, 16 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, के ऊपर वाले को वैसे लिख लिया। 16 को अंदर रखा, इसके नीचे 1,
1 से 16 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 16, 16 को इस एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 एम स्क्वायर आ गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो 25 एम स्क्वायर ओवर 16 आ गया बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है और एम स्क्वायर का क्या आ गया एम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है वो P3 क्या आ गया बेटा, जो है वो अच्छा। अब हमारे पास P3 की वैल्यू ना, तो नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। अब हमने P3 हमने निकाल लिया। अब हम जो P3 का जो मोमेंटम वाला फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हम बेटा जो है ना वो वेलोसिटी जो है ना वो थर्ड की वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब देखें P3 इज इक्वल टू M3 V3, यहाँ से मैंने V3 निकालना है, तो V3 निकालने के लिए ये वाला जो M3 है बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखें V3 इज इक्वल टू P3 ओवर M3, मतलब ये M3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। P3 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखें 5m ओवर 4m, 5m ओवर 4 वो लिख दिया। और M3 की वैल्यू वो हमने शुरू में देखा निकाली थी m/2, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये हमने निकाली हुई m/2, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लगा दी। अब क्या किया, ऊपर वाले को वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा, इसको लिखना है ना, डबल फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम उल्टा देंगे। 2 ऊपर चलेगा, m नीचे आएगा, ये m से बेटा कट गया। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और 4 को जो है वो एज इट इज नीचे लिख लिया। उसके बाद 10 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है बेटा 2.5, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी का बेटा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो है ना वो V3 जो आ गई वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। और जो इसका पहले भी ये मैं बता चुका हूँ, मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस जो होगा वो बेटा ऑपोजिट ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू पीस कंबाइंड। तो उन दोनों के मोमेंटम के कंबाइन के जो है ना वो थर्ड पीस का मोमेंटम जो है ना वो जो है ना वो ऑपोजिट होगा। मतलब कि अगर हम P1 और P2 करें, उनको इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, तो जो P3 ना जो इसके ऑपोजिट होगा बेटा। ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ आ गई। जहाँ जहाँ पे बेटा मिस्टेक्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आना रिमूव करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक क्रिकेट बॉल है बेटा, वो कोई छक्का जो है ना वो कोई जो है ना वो बंदा लगाता है और वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ जो है ना वो समझ लें जो है वो जा रही है, ठीक है, ऊपर को जा रही है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। और जो एंगल वो जिस एंगल के साथ वो बेटा ऊपर को जा रही है वो 45 डिग्री है। देखें ये मैं अपनी डायग्राम यहाँ पे बनाई है कि ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे वो बना रही है, ठीक है। तो और वो किस स्पीड के साथ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। एक्चुअली में यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 90 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ बॉल ऊपर को जा रही है और वो जो एंगल बना रही है वो कितना है बेटा 45 डिग्री का। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, द जो है वो तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और हाउ फार अवे इट हिट द ग्राउंड, मीन के रेंज फाइंड करनी है। देखें एक तो हमने बेटा ये फाइंड करना है कि वो जो है वो टाइम ऑफ लाइट टी फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट कितनी उसने मैक्सिमम हाइट जो है वो गेन की एच फाइंड करना है, और रेंज फाइंड करनी है वो मैक्सिमम कितना जाके दूर जो है वो गिरेगी, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें दी गई है VI 20 मीटर पर सेकंड। एंगल जो दिया गया है वो हमें वो जहाँ पे जो एंगल बना रही है बॉल जो है ग्राउंड के साथ बेटा वो 45 डिग्री है। और ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट T, मैक्सिमम हाइट H और हॉरिजॉन्टल रेंज R, ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसको मैंने दो तरीकों से यहाँ पे किया, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फर्स्ट मेथड, तो आप मैंने दो तरीके किए हैं, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी कर लीजिए, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके के मुताबिक बेटा फर्स्ट स्प्लिट द वेलोसिटी इनटू कंपोनेंट। हम क्या करते हैं पहले वेलोसिटी को जो है ना, ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इसको जो है ना वो हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, एक एक्स कंपोनेंट में जो एक्स एक्सिस के साथ होगा और एक वाई कंपोनेंट जो है ना वो वाई एक्सिस के साथ जो होगा, ठीक है। तो वी एक्स जो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के साथ, ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हम उसको वी एक्स बोलते हैं और वो होता है वी आई कोज एंगल, ठीक है बेटा। वी आई की वैल्यू 20 लगाई, कोस और एंगल हमें 45 दिया गया है, तो कोस 45 लिया बेटा,
वो 0.7071 आ गया, 20 वैसे आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 14.14 मीटर पर सेकंड आ गए। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट की बेटा हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वो वी वाई है, और वी वाई जो है वो इज इक्वल टू वी आई साइन एंगल होता है। वी आई हमारे पास 20 है, साइन 45 आ गया, क्योंकि एंगल हमारे पास बेटा क्या है 45 डिग्री है। और फिर क्या किया, साइन 45 लिया, वो भी 0.7071 है, उसको 20 के साथ बेटा मल्टीप्लाई किया तो 14.40 जो है सॉरी 14.14 हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये दोनों हमने कंपोनेंट निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो ना वो निकालते हैं, टी का फॉर्मूला यहाँ पे जो बनता है 2, हमारे पास जो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट ओवर जी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल कंपोनेंट था 14.14, वो यहाँ पे लिख दिया। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 28.28 और नीचे 9.8, इन दोनों को डिवाइड किया बेटा 2.88 आ गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 ही, अगर 5 से बड़ा होगा तो मैं इसमें एक जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जो 8 है तो इसमें फिर एक ऐड हो गया, 2.9 सेकंड हो गया। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है h, तो वो होगा वी वाई का स्क्वायर ओवर 2g। तो वी वाई हमारे पास वही है 14.14, वो लगाया उसका स्क्वायर ओवर 2 और g की वैल्यू 9.8। इसका बेटा स्क्वायर लिया तो वो 200 के इक्वल आएगा, 119 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 200 ही आप यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और इसको 2 को 9.8 के साथ बेटा मल्टीप्लाई किया तो 19.6 जो है हमारे पास आ गया। इन दोनों को बेटा डिवाइड किया तो 10.2 मीटर आ गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा फाइंड करनी आर, तो आपने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आपने जो है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो है वो वैल्यू क्या है 14.14, 14.14 लगा दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 41 मीटर जो है ना वो आ गया। हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है वो तीनों आंसर हमने निकाल लिए। सेकंड मेथड में बेटा जो है वो गिवन वही होगा, फाइंड भी वही होगा, लेकिन जो आपकी जो बुक पे है ना वो डायरेक्ट जो फॉर्मूलाज दिए गए वही डायरेक्ट मैंने अप्लाई किए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया गया वो 2 VI साइन एंगल ओवर जी दिया गया है। 2 वैसे लिखा, VI की वैल्यू लिखी, साइन 45, यहाँ पे ना डिग्री भी साथ में जरूर लिखना है, ठीक है। छोटी छोटी ये जो मिस्टेक है इंशाल्लाह मैं नोट्स में इनको ठीक कर दूंगा। ओवर जी की वैल्यू लगा दी 9.8। अच्छा, साइन 45 लिया बेटा, वो 0.7071 आ गया, और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद 9.8 वैसे आ गया, 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.7071 के साथ बेटा 28.28 आ गया, नीचे 9.8 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो 2.88 आ गया, और 2.88 को राउंड ऑफ किया तो 2.9 सेकंड आ गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 8 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का जो आपकी बुक में फॉर्मूला दिया गया है वो वी आई स्केयर साइन स्केयर एंगल है ओवर 2g है। तो वी आई हमारे पास बेटा कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है ना, और साइन 45 का स्केयर है। अच्छा, ये जो स्केयर है ना साइन का, हम इसको बाद में जब अप्लाई करते हैं तो फिर होल का स्केयर बनाना है, ठीक है। इसको होल में कर देना, बाहर कर देना ब्रैकेट के, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू लगा दी। उसके बाद बेटा साइन 45 लिया, सॉरी पहले हमने 20 का स्केयर लिया 400, साइन 45 की वैल्यू ली, उसका कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, साइन 45 लिखें तो ये वैल्यू आएगी 0.7071। उसका भी स्केयर भी लेना है, नीचे वाला वैसे लिख दिया। फिर 400 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसका बेटा स्केयर लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया या स्केयर लिया तो वो आ गया 0.4999। तो 400 के साथ बेटा मल्टीप्लाई किया तो वो 200 आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू वैसे चलती जा रही है, वो हमने वैसे लिख लेंगे। अब 200 को 19.6 के साथ डिवाइड किया तो 10.2 आ गया, तो ये बेटा मीटर में आपका आंसर आ गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज है, उसका भी डायरेक्ट आपकी बुक में फॉर्मूला बेटा दिया गया है, वो क्या है वी आई स्केयर साइन 2 एंगल ओवर जी। वी आई की वैल्यू बेटा 20 है, 20 का स्केयर साइन 2 ये वैसे आ गया, और एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री है। अब बेटा क्या किया, 20 का स्केयर लिया तो 400 आ गया, और ये 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री आ गया, और नीचे 9.8 जो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 400 लिखा, साइन 90 आप कैलकुलेटर पे बेटा कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, नीचे 9.8 आ गया। इस 400 को बेटा 9.8 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 40.8 आ गया। इसको राउंड ऑफ अगर हम करें तो बेटा ये ना वो 41 ही आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आंसर वही आए हैं, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी मेथड कर लीजिएगा,
लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा वैसे बेस्ट ये है कि आप ये सेकंड वाला मेथड करें जो फॉर्मूले वाला है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ 20 ग्राम बॉल हिट द बॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट with constant force of 50 Newton. If the time of impact of force is 0.50 second, find the impulse. अब देखें इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है बेटा, एक बॉल है जो कि एक दीवार के साथ जो है ना वो जाके टकराती है, जो कि स्क्वैश कोर्ट है, ठीक है। वो जो एक आपको पता होगा, आप शायद इसको आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी हों कि वो बॉल को दीवार में मारना होता है, ठीक है, वो खेलते हैं। तो और वो जो बॉल को दीवार के साथ मारते हैं ना, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और कितनी है 50 न्यूटन। देखें वो कांस्टेंट फोर्स के साथ जो बॉल जो है बेटा दीवार के साथ जाके हिट कर रही है, ठीक है। और जो इम्पैक्ट टाइम है ना, जो इम्पैक्ट टाइम है वो बेटा कितना है 0.50 है, सही है। और जो है हमें जो क्या दिया गया देखो बेटा, अब मैस ऑफ बैल हमें दिया गया 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 0.020 किलोग्राम आ जाए, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई यूज़ तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फोर्स हमें 50 न्यूटन दी गई है। अब पहला आपका सवाल कि इम्पल्स क्या हो सकता है बेटा, इम्पल्स क्या होती है, इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द बॉल फोर्स। जो बेटा दीवार जो है वो जो बाल के ऊपर जो है ना वो फोर्स जो लगाएगी ना उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ते हैं, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द वॉल फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो दीवार है बेटा जो बाल के ऊपर जितनी फोर्स लगाती है और उसकी डायरेक्शन को जो चेंज करती है ना बेटा, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाए टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। अब देखें टाइम ऑफ इम्पैक्ट मीन द ड्यूरेशन फॉर विच टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग आ कोलिजन। अब बेटा जब बॉल इस दीवार के साथ जाके टकराई होगी ना तो वो कितनी सेकंड के लिए उसके साथ टकरा के रही है, तो वो 0.50 सेकंड के लिए उसके साथ टकरा टकरा के रही है वहां पे, ठीक है। ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है। तो मैस हमें दिया गया, फोर्स हमें 50 न्यूटन दी गई जिस फोर्स के साथ जाके बॉल दीवार को हिट करती है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमें बता दिया गया कि कितने टाइम के लिए वो बॉल और दीवार आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फाइंड क्या करना है, इम्पल्सिस एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, ठीक है। तो वो जो इम्पल्सिस जो है वो बॉल कितना क्रिएट करती है बॉल के ऊपर, ठीक है। तो इम्पल्सिस का बेटा सादा सा फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। फोर्स आपको 50 दी गई है और बेटा टाइम आपको 0.50 जो है वो दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 25 न्यूटन सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने ये लिख देना है कि इम्पल्सिस एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल इज 20 न्यूटन सेकंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आ गए न्यूमेरिकल नंबर 7 की, बेटा बात करते हैं। अ बॉल इज किक्ड बाय, जी बेटा 2.7 न्यूमेरिकल है। अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, ठीक है। एक बॉल है बेटा उसको कोई फुटबॉलर जो है वो किक लगाता है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। बेटा जो उस जो जो वो फुटबॉलर है को 240 न्यूटन के साथ किक लगाता है एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल 0.20 सेकंड। अब मैंने टाइम जो है वो आपको इम्पैक्ट बता दिया था कि इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है कि कितनी देर के लिए जो उस जो है हमारे पास फुटबॉलर की जो जो उसका फुट है, पाँव है, बॉल के साथ कितनी देर कॉन्टैक्ट के जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहा होगा बेटा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, और वो जो हमें टाइम जो हमें बताया गया ना तो वो कितनी देर के लिए रहा होगा, वो 0.25 सेकंड है, ठीक है बेटा। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितनी जो है ना वो तब्दीली आई है। और दूसरा स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, के जो जो डायरेक्शन है ना मोमेंटम की उसके अंदर क्या तब्दीली है। बेटा इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे नोट में ही जो है वो आपको बता दिया, लेकिन नीचे भी मैं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जब हम जो है वो फुटबॉलर जो है वो किक लगाता है फुटबॉल को टूवर्ड द गोल, गोल की तरफ, ठीक है। द बॉल मूव फॉरवर्ड, तो बॉल जो है वो किस हिम्मत को बेटा मूव करती है, फॉरवर्ड, इन द सेम डायरेक्शन एज यू किक। जिस सिमत को बेटा आप किक लगाते हैं ना उसी सिमत को बेटा बॉल भी है ना जो है वो मूव मूव करती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो है ना वो उसी सिमत को होती है। अच्छा चलें वापस आते हैं, हमें क्या दिया गया, एवरेज फोर्स
ऑन द बॉल जो है वो 240 न्यूटन हमें दिया गया है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बेटा हमें दिया गया है 0.25 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करना है कि मोमेंटम में कितनी तब्दीली जो है ना वो चेंज आया है, ठीक है। और दूसरा हमने डायरेक्शन के बारे में भी बताना है। देखें फिर हम क्या करते हैं, इम्पल्सिस जो है, इम्पल्स जो है हमारे पास क्या है बेटा, वो उसी का हम सहारा लेते हैं। इम्पल्स क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई टी। इम्पल्स जो है ना वो एक्चुअली बेटा चेंज को ही बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम को ही बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन जब बॉल, अगर मैं पिछली एग्जांपल हम देखें वहाँ पे, जब बॉल बेटा टकरा के वापस आएगी, देखें पहले वो किस स्पीड के साथ गई है, वापस वो किस स्पीड के साथ आई है, ठीक है। वो उसके अंदर चेंज आया, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आया और उसकी वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आया, ठीक है। तो मोमेंटम भी बेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैथ तो वही रहेगा, मैथ तो बॉल जो है वो जो है वही रहेगी। एक्चुअली में चेंज किस में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम में तब्दीली आती है। तो यही एक्चुअली में इम्पल्सिस है, इम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ये लफ्ज़ बेटा थोड़ा गलत प्रोनाउंस करूँ तो उसके लिए सॉरी। तो हमारे पास इम्पल्स जो है वो एफ मल्टीप्लाई बाई टी है, तो वो हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा पी। अब हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। एफ की वैल्यू हमें 240 दी गई है और जो है टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमें 0.25 दिया गया। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया, 240 को 0.25 के साथ तो कितना आ गया, 60 न्यूटन सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। फिर अगला जो बात है, द चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम के अंदर बेटा चेंज आएगा इन द डायरेक्शन द बॉल इज किक्ड। तो मोमेंटम में बेटा जो चेंज आएगा ना, वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस सिमत में आप बॉल को जो है ना वो किक करेंगे, ठीक है, किक लगाएंगे, ठीक है। किक लगेगी तो बॉल जो है वो गोल की तरफ जाएगी ना, गोल उधर जाएगी और वहां से वो टकरा के फिर वापस भी तो आएगी ना। तो ये फिर चीज जो है ना, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8। एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। देखें एक हमारे पास एक हेलीकॉप्टर, यहाँ पे डायग्राम में देखें, एक हमारे पास हेलीकॉप्टर है, वो बेटा जो है वो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो वो मूव कर रहा है, वो जो ज़मीन से जो है वो 8 किलोमीटर अबव है, ठीक है। टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, ये कोई टारगेट है बेटा, उसके ऊपर उसने जाके ना जो बॉम्ब को जो है ना वो जो है ना उसने ड्रॉप करना है। फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये बेटा आपने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको हम रेंज का नाम देते हैं, ये आपने फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट, ठीक है, एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड। ये हम पहले भी बेटा बात कर चुके हैं कि अगर ये हेलीकॉप्टर जो है सीधा इस पॉइंट के ऊपर आके जो है ना वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा ना, तो बॉम्ब कभी भी इधर आके नहीं जो है ना वो टारगेट को हिट नहीं करेगा। बॉम्ब हमेशा जो है वो आगे को मूव करेगा, क्यों, क्योंकि जो प्लेन है वो बेटा जो है वो मोशन में है। ये चीज़ प्रैक्टिकली है बेटा, ये मोशन में जो है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो जो चीज़ ऊपर से ड्रॉप करेगा ना, उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो जो है ये जो एरोप्लेन है, जो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा ना बेटा, तो वो आगे की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाके ऊपर हमें जो है ना वो ड्रॉप नहीं करवाना, हमें कुछ पहले जो है ना वो ड्रॉप करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी देने की कोशिश की है। द बॉम्ब फॉल डाउनवर्ड, बॉम्ब डेफिनेटली सी बात है नीचे को आएगा, बट आल्सो मूव फॉरवर्ड विद द प्लेन, वो प्लेन के साथ बेटा आगे को मूव करेगा। इट टेक टाइम टू रीच द ग्राउंड, डेफिनेटली सी बात है कि जो है बॉम्ब ने ऊपर से आना है ना, 8 किलोमीटर ऊपर से, तो उसने कुछ टाइम भी लेना है, ठीक है, नीचे आने के लिए। एंड इन दैट टाइम इट कीप मूविंग फॉरवर्ड, और वो उसी टाइम में बेटा वो आगे को मूव करता भी रहेगा, साथ साथ वो नीचे भी आएगा, साथ साथ आगे को भी मूव करता जाएगा। तो वी विल फाइंड हाउ फार इट गोज इन दैट टाइम, तो हमने ये मालूम करना है कि वो इस टाइम के अंदर कितना आगे गया है, कितना वो आगे मूव कर चुका है। दैट्स वेयर द पायलट शुड रिलीज द बॉम्ब बिफोर द टारगेट, तो वो कितना फासला होगा कि हमने वो फासला बताना है, वो कितना फासला होगा कि जहां से पायलट उस बॉम्ब को जो है वो बेटा जो है ना वो रिलीज करे, ड्रॉप करे, ताकि वो टारगेट को जाके हिट करे, ठीक है। तो वो एक्चुअली में हमने ये बताना वो कितने टाइम पहले या कितना फासला पहले जो है वो बॉम्ब को जो है वो बेटा रिलीज करे, ड्रॉप करे, ताकि वो टारगेट को जाके हिट कर जाए, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं गिवन पे, हाइट ऑफ प्लेन हमें दी गई है 8 किलोमीटर, उसको किलोमीटर को मीटर में लेके आए तो 800 सॉरी हमारे पास 8000 मीटर आ गया बेटा। स्पीड ऑफ प्लेन हमें दिए गए 200 मीटर पर सेकंड।
अच्छा, उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो ना वो वी आई जो ना वो 0 मीटर पर सेकंड है। अब देखें जो बॉम्ब है, बॉम्ब वो तो प्लेन के अंदर बेटा पड़ा हुआ है, वो तो इनिशियली वो तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है ना, अभी तो वो मूव नहीं कर रहा। इनिशियली तो वो जो है वो रेस्ट में है, हालांकि जो है वो प्लेन मूव कर रहा है, तो प्लेन के अंदर जो चीज़ है वो रेस्ट में ही है ना, तो इसलिए आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड लेनी है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बेटा 9.2 सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम रेंज का नाम देते हैं, फ्रॉम द टारगेट, ठीक है, तो हमें वो आर फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वी फाइंड द टाइम टू फॉल द बम। पहले तो हम जो है वो टाइम मालूम कर लेते हैं कि वो जो जिस टाइम पे जाके है ना हम लोग उसको जो बम को गिराएंगे, हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो सहारा लेते हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। एच की वैल्यू बेटा एट एट जो है वो 1000 लगा दी बेटा, वी आई की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू बेटा हमारे पास नहीं है, टी ये भी वैसे लिख लिया। ये आपको पता है 0 है, अभी ये बेटा सारा कैंसिल हो जाएगा इतना, ये 8000 वैसे आ गया, 1/2 वैसे आ गया, 1/2, 9.8 भी वैसे आ गया, टी स्केयर भी ऐसे आ गया। ये 2 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, 16,000। अच्छा, आप में से अगर कोई ये कहे कि मैं इसको यहीं पे काटना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे भी काट सकता है, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं, 2 को 9.8 के साथ हम कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। उसके बाद ये 9.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो बेटा 1632.65 आ गया। अब दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आ गई है वो 40.4 सेकंड आ गई। ये वो टाइम है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टाइम निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, तो फासला है ना, एक्चुअली में हम वो वाला फॉर्मूला की बजाय हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है बेटा। स्पीड हमारे पास कितनी है प्लेन की, 200, और जो टाइम निकला है वो 40.4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8080 आ गया, और ये है मीटर में। और अगर किलोमीटर में इसको करना है बेटा, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से इसको डिवाइड किया तो 8.08 किलोमीटर। तो बेटा ये वो डिस्टेंस है, एक्चुअली में ये वाला जो डिस्टेंस है रेंज वो 8.08 किलोमीटर है, तो ये वो फासला है, ठीक है। इस जब इतना फासला जो है वो बेटा रह जाएगा ना, तो वो फिर ऊपर से वो बॉम्ब को गिरा गिरा देगा, और बॉम्ब को जो है वो गिरने में, उस टारगेट तक पहुंचने में 40.4 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल है, देखें, ये इसका रिजल्ट भी एक बार देख लें। द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड 8.08 किलोमीटर बिफोर द टारगेट। बात समझ आ गई ना, कि इतना जो है ना वो फासला पहले टारगेट से उसने बॉम्ब को जो ना वो रिलीज कर देना है, फिर वो जाके उस टारगेट को जाके हिट करेगा, वरना उस टारगेट के ऊपर जाके अगर वो फेंकेगा तो वो टारगेट को हिट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल remain the same when angle of projection is changed from 0 to, हमारे पास जो है वो एंगल प्राइम is equal to 90 minus angle, also show that for complementary angles of the projection the ratio r over r prime is equal to 1। अच्छा, देखने में ये स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल लग रही है, ठीक है, लेकिन है आसान, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखें, वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी, एन ऑब्जेक्ट थ्रो इनटू एयर मूविंग अंडर ग्रेविटी। देखें, जैसे ये मैंने एक कोई बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ये एयर में चला गया ना, तो इसको हम अब ये बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल है। और अर्थ से ज़मीन से जो है वो जो एंगल एंगल के साथ मूव कर रहा है, वो एंगल ऑफ जो है वो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप लोग देख लें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च अबव द ग्राउंड, ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है ना, रिमेन द सेम, सेम रहता है व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब वो चेंज हो जाता है, कहाँ से, इस एंगल से वो चेंज हो जाता है 90 माइनस एंगल, ये उसका नया नाम रख दिया ना, जब 90 में से एंगल को माइनस कर दिया तो एक नया नाम रख दिया। और फिर वो कह रहा है कि आल्सो शो डैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन
द रेशियो आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरे वाले की जो है ना अभी आप बाद में बात करते नीचे। सबसे पहले देखें द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय फॉर्मूला। आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या है, वी आई स्केयर साइन टू एंगल ओवर जी। यहाँ पे आपको पता है वी ए क्या इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। अच्छा, अब आपको ये बात बेटा पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी शायद कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, देखें एंगल प्लस एंगल प्राइम कितना हो गया 90 डिग्री। दो एंगल्स को बेटा अगर जमा करें तो उनका अगर जवाब जो है वो 90 डिग्री आता है तो हम कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक मैंने एंगल को नाम दे दिया एंगल का, एक को मैंने दे दिया एंगल प्राइम का। ये एंगल इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल इस एंगल से वो चेंज हो गया है, नया एंगल बन गया 90 माइनस एंगल। ठीक है, ये दोनों ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बेटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिल फर्ज मैं मिसाल देता हूँ, ये एंगल है 30 डिग्री का, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया बेटा 60। इसका आंसर 60 आ गया ना, एंगल प्राइम का 60, और ये कितना है 30। फिर इन दोनों को ऐड करें तो कितना बन जाता है फिर 90। तो ये क्या होंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मैंने बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल्स को सम करें तो उनका आंसर जब वो 90 डिग्री है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। तो ये और ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्योंकि 90 में से यही वाला माइनस होगा ना, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। ओके, अब हम नीचे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसीडर एंगल जो है हमने एंगल एंगल को जो है वो ये वाला कंसीडर कर लिया 90 माइनस एंगल। अब हम इस फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे जो है वो एंगल की जगह पे ये वाला अपनी एंगल पुट करते हैं, क्या है 90 माइनस एंगल। इस एंगल की जगह पे हमने क्या कर दिया पुट 90 माइनस एंगल। बाकी फॉर्मूला सारा वही हमने रखा, और हमने क्योंकि अब एंगल चेंज कर दिया ना, एंगल प्राइम में आ गया है, तो आर भी जो है ना वो रेंज भी जो है वो प्राइम में होगी। पहले रेंज का फॉर्मूला आर में था ना, आर में, अब आर का फॉर्मूला आर प्राइम में आ गया। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ये देखें टू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, टू मल्टीप्लाई बाय 90 और टू मल्टीप्लाई बाय एंगल को टू एंगल। अब यहाँ पे बात बेटा समझने वाली है। ठीक है, ये मैथ की बात है और यहाँ पे आपको मैं समझाने लगा हूँ, गौर से समझिएगा ज़रा। यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पे आपने गौर करना है, अगर यहाँ पे नंबर जो है, ये मैथ में भी आपको ये चीज़ यूज़ होगी, इस्तेमाल होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो इवन्स आ रहे हैं 2 4 6 8, 90 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, 90 के साथ जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो अगर इवन आ रहे हैं नंबर यहाँ पे 2 4 6 8, तो आपने क्या करना है, ये जो है हमारे पास ये जो साइन है ना ये बेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन ही रहेगा। और 180 पे जाके जो है वो ये चेंज नहीं होगा, साइन 180 पे जाके ये यही वैल्यू जो अंदर है ना वो यही वैल्यू देगा। ठीक है, इस बात को आप लोग जो है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी लगती है। आइडेंटिटी क्या होती है, वो नाइन्थ वो है आपके पास, सॉरी नाइन्थ बोल दिया, आपकी ही क्लास की जो है वो मैथ की जो बुक है ना उसके अंदर वो जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पे यूज़ होती है। तो अभी के लिए आपने इसको ऐसे समझना है कि अगर यहाँ पे टू के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना 90 के साथ, तो ये जो है चीज़ ख़त्म हो जाती है, और जहाँ पे जो भी एंगल है ना वो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि ये मैथ की चीज़ है, वहाँ पे हम ज़्यादा जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा वी आई स्केयर वैसे आ गया, उसके बाद साइन टू एंगल यहाँ पे रह गया ओवर जी। तो ये देखें फिर आर के बराबर है, आर का फॉर्मूला भी तो यही है। ठीक है, आर का फॉर्मूला भी तो यही है, तो फिर इसका मतलब आर प्राइम जो है वो किसके बराबर आ गए आर के आ गए। रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको अब हम डायग्राम में देखते हैं कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, वो मैं दोबारा लिख दिया, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे 75 और 15 डिग्री। अब हम डायग्राम में देखते हैं, देखें इस चीज़ को डायग्राम में बड़ी अच्छी तरह हम समझते हैं क्या, आर प्राइम जो है वो आर के इक्वल आता है कब, जब एंगल्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। देखें जहाँ से बेटा जो वो हमारे पास जो है कोई बॉल जो है, बॉल की मिसाल लेते हैं,
वो अगर 75 डिग्री पे जा रही ना, यहाँ पे आके गिरेगी, और अगर वो 15 के एंगल के साथ जा रही है तो वो भी यहाँ पे आके गिरेगी बॉल। अब आपको पता है 75 और 15 जो है ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 75 में हम 15 ऐड करें तो कितना आता है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। बेटा रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर हमारे पास एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आगे बात समझ, देख ले किसी को भी ले लें, 60-30 ले लें, उनकी भी सेम, 45, क्योंकि 45-45 की सेम ही होगी, ठीक है। तो कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर बेटा दूसरी, अच्छा अच्छा, उसने दूसरी हमसे क्या पूछा था कि आल्सो शो डैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो आर ओवर आर प्राइम। अब हमने आर ओवर आर प्राइम निकालना है, आर ओवर आर प्राइम, आर की वैल्यू, आर को आर लिखते हैं, और आर प्राइम किसके इक्वल है, वो भी आर के इक्वल है। ये दोनों आपस में कट गए तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो आर ओवर आर प्राइम किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के। यही हमने चीज़ साबित करनी थी कि आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बेटा दोनों जो है वो जो है वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। मतलब कि एक ट्रॉली है बेटा, उसका जो मैस है ना 1 किलोग्राम है, और वो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है, और जाके वो टकराती है एक ट्रॉली के साथ जो कि रेस्ट में है। अच्छा, पहला काम हमने क्या करना, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम टू रेस्ट। पहली ट्रॉली जो है ना वो बेटा रुक जाती है, खड़ी हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। वेयर एज द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकंड। देखें, पहली ट्रॉली जो थी वो 1 पॉइंट जो है वो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही थी, और यहाँ पे जब टकराने के बाद दूसरी ने उसी स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दिया। अब पहले जो है वो हमारे पास जो थी फर्स्ट ट्रॉली वो मूव कर रही थी। अब फर्स्ट ट्रॉली जो है वो इस कंडीशन में आगे रेस्ट में हो गई है, और सेकंड ने मूव करना शुरू कर दिया है, ठीक है, उसी की स्पीड के साथ, दोनों की स्पीड सेम है, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है। शो डैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलास्टिक कोलिजन। हमने ये साबित करना है कि ये अलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद दूसरी बात, आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टूगेदर, वो दोनों बेटा आपस में स्टिक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एंड एंड मूव अवे विद वेलोसिटी, फिर टकरा जुड़ने के बाद फिर वो अवे हो जाती है, मूव अवे वो फिर वो जो है वो चलना शुरू कर दी, सॉरी, मूव अवे का यहाँ मतलब वो चलना शुरू कर देती है, किस वेलोसिटी के साथ, 0.5 मीटर पर सेकंड के साथ। शो डैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन अलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले बेटा हम ये बात करते हैं कि अलास्टिक कोलिजन क्या है और इन अलास्टिक कोलिजन क्या है। बेटा अगर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ठीक है, दोनों मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होते हैं ना, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। अगर मोमेंटम इज कंजर्व्ड लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, तो वो इन इलास्टिक है। ये हम आगे साबित करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ अपने माइंड में दोनों रख लें आप। उसके बाद अच्छा, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सर कंजर्व का क्या मतलब है। द टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। देखो, कंजर्व का क्या मतलब होता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, ये दोनों बेटा आपस में इक्वल हों और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, तो हम कहते हैं वो चीज़ कंजर्व्ड है, ठीक है। तो देखें, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी भी, ये हम चीज़ आगे प्रूव भी करते हैं। अच्छा, हमें दिया क्या गया, गिवन में देखें, मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली M1 1 किलोग्राम, मैस ऑफ सेकंड ट्रॉली M2 1 किलोग्राम, उसका मैस भी उतना ही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली U1 जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली जो है ना, इनिशियल जो है वो पहले जो है वो रेस्ट पे थी ना, जो थी वो हमारे पास जो है वो सेकंड ट्रॉली जो थी वो क्या थी, रेस्ट पे थी। ये देखें, रेस्ट पे लिखा है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो 0 मीटर पर सेकंड आ गई है। इम्पल्स एक्सर्ट बाय द बॉल ऑन द बॉल, सॉरी, ये मैंने आई थिंक सो फाइंड जो है वो पिछले वाले का लिख दिया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, जब आपको नोट्स दूंगा तो वो मैं चेंज कर दूंगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये साबित करना है, शो डैट द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होता है, ट्रॉली 1 कम्स टू रेस्ट। ट्रॉली 1 जो थी वो रेस्ट में आ गई ना, वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है।
तो उसको हमने नाम दे दिया v1 का, और वो 0 मीटर पर सेकंड आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो नाम है ये आपने एज इट इज़ रखने हैं, ठीक है, ताकि फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। m1 m2 और ये u1 u2 है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब नाम दे रहा हूँ v1 का, टकराने के बाद v1 जो है वो ट्रॉली 1 की आ गई, और जो है वो ट्रॉली 2 की जो वेलोसिटी क्या आ गई है वो 1 मीटर पर सेकंड हो गई है। चेक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, उसको आपको पता है पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। u1 की वैल्यू देखें यहाँ पे, इसलिए कहा ये चीज़ें आपने साथ साथ जो है वो लेके चलनी है। u1 की वैल्यू कितनी है, 1। m2 की वैल्यू भी बेटा क्या है, 1। और u2 की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रॉली जो थी वो बेटा रेस्ट पे थी, ये 0। अब ये 1 और 1 1 आ गए, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, इनको ऐड किया 1 न्यूटन सेकंड आ गया। उसके बाद फाइनल मोमेंटम पी एफ m1 v1, देखिए यहाँ पे u1 u2 था, अब फाइनल के लिए v1 v2 यूज करने लगे, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए m1 तो 1 ही रहेगा, अब v1 जो है आफ्टर क्लूजन जब वो v1 क्या होगा बेटा, 0 हो गया, वो लगाया, प्लस मैस 1 है और v2 क्या लगा दिया, 1। 1 को 0 के साथ किया, 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 1 न्यूटन सेकंड आ गया। तो इसका मतलब है कि P1 जो है वो P2 के क्या आ गया बेटा, 1 1, दोनों इक्वल आ गए ना, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों जो बेटा बराबर है ना, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब हम कनेटिक एनर्जी को चेक करते हैं। इनिशियल कनेटिक एनर्जी बेटा, उसका आपको पता है कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा, 1/2 mv स्क्वायर होता है। ये 1/2 m1, हम क्योंकि इनिशियल के लिए फाइंड करने लगे ना, तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/2 लिखा, m1 मैस 1 है और u1 क्या है, 1 है, प्लस आगे मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि ये जो u2 है ना वो 0 है ना, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही ना, तो ये अगर u2 0 है, देखें u2 क्या है बेटा, 0 है। अगर ये वाली u2 0 है, तो ये सारी तीनों मल्टीप्लाई नहीं हो रही वैल्यू, ये तीनों 0 हो जाएंगे, तो इसलिए ये मैंने प्लस के बाद क्या लिख दिया, 0 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद 1/1 1 वैसे आ गया, 1 वैसे आ गया, और 1 का स्केयर 1 ही आ गया, ठीक है, वो मैंने वैसे लिख दिया। तो ये 1/1 ही आएगा, और 1/2 को जो डिवाइड करेंगे 0.5 जूल आ जाएगा। फाइनल जो है वो किनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, 1/2 m1 v1 स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 स्केयर, ठीक है बेटा। अब हमने अब देखें, अब v1 जो है आपको पता है 0 है, ये देखें v1 0 है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है v1 क्या है, 0 है। इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ये 0 लिख दिया, प्लस 1/2 लिखा, m2 की वैल्यू 1 है और v2 की वैल्यू कितनी, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये दोनों देखें बेटा वैल्यूज क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब जो है वो कनेटिक एनर्जी भी आपस में इक्वल है, तो कनेटिक एनर्जी भी जो है क्या है, कंजर्व्ड है। तो उसने बोला था कि प्रूव करो, शो डैट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मैंने बताया था कि कब होती है, जब बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ठीक है। तो देखें ये दोनों कंजर्व्ड है ना, तो इसका मतलब है दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन बिकॉज बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट को एक दफ़ा दोबारा आपको मैं स्टडी कर देता हूँ। आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टूगेदर, वो इकट्ठी जुड़ जाती हैं और मूव अवे विद वेलोसिटी, फिर वो जिस स्पीड के साथ जो दोनों बेटा जुड़ जाती हैं और जिस स्पीड के साथ वो मूव करती हैं वेलोसिटी के साथ, वो 0.5 मीटर पर सेकंड है। हमने ये साबित करना है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। आए ज़रा, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, इसका मतलब अब दोनों का मैस इकट्ठा हो गया, दोनों जुड़ गई है ना साथ में, तो दोनों का मैसेज को हम ऐड कर लेते हैं, दोनों का मैस जो है वो कंबाइन हो गया, 1 + 1 2 किलोग्राम हो गया। अच्छा, ट्रॉली 1 कम टू रेस्ट 0 पॉइंट, अब दोनों का जो है वो वेलोसिटी क्या है, जहाँ पे हाँ दोनों का जो है वो जो वेलोसिटी है, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रॉली 1 मूव्स, यहाँ पे आप जो ना वो मूव्स लिख लीजिएगा, इसको मैं भी चेंज कर लूँगा, देख लूँगा। तो ट्रॉली 1 और ट्रॉली 2 जो है वो बेटा सेम स्पीड के साथ मूव करें, दोनों क्योंकि दोनों इकट्ठी होगी ना, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकंड, इसको मैंने v1 और v2 का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये यही आपने लिखना है, मूव विद, ठीक है। ये रेस्ट वाला नहीं आएगा, ये मैं भी चेंज कर दूंगा आपको नोट्स में। अच्छा, उसके बाद बेटा अब हम मोमेंटम को चेक करते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी आई एम वन यू वन प्लस m2 u2,
m1 की वैल्यू 1 है, u1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और m2 की वैल्यू 1 है, u2 की वैल्यू क्या है 0। ये तो हमारे पास जो है ना वो 1 आ गया। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखें, अब ये जो v1 और v2 है ये 0.5 है, ये भी 0.5, इसलिए क्या रखना है, m1 तो 1 आ गया, v1 कितना है 0.5, m2 1 आ गया और v2 कितना आ गया 0.5। इसको किया तो ये 0.5 और 0.5 1 ही आ गया, मतलब कि अभी मोमेंटम जो है ना वो बराबर आ गया ना, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब हम एनर्जी की बात करते हैं। इनिशियल एनर्जी तो 1/2 m1 u1 स्केयर प्लस 1/2 m2 u2 स्केयर। अब देखें 1/2 m1 1 है, u1 भी 1 है और u2 आपको पता है 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा, अभी वही है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व किया तो 0.5 जूल आ गया, ठीक है, 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब फाइनल में देखें, फाइनल में क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना v1 v2 ये जो है ये काम यहाँ पे इसका यहाँ पे ज़्यादा होगा। देखें 1/2 m v2 स्केयर। अब देखें तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं दो, ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि दोनों की सेम सेम है ना, एक जैसी है ना, तो हम जो है वो एक ही वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है, एक ही वेलोसिटी लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी दोनों की एक ही है। तो इसलिए बेटा हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को स्केयर कर दिया, दोनों सेम है ना, एक जैसी हैं, तो वेलोसिटी एक ही लिखनी है, लेकिन हमने क्या कैसे लिखनी है, दोनों का स्केयर कर देना है क्योंकि दोनों वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, v का क्या कर दिया बेटा, स्केयर कर दिया, तो 1/2 एम वी स्केयर आ गया। m की वैल्यू, अब m की वैल्यू जो कंबाइन m है ना वो लगानी है, कंबाइन m, सिंपल m, क्योंकि m1 m2 किन का, m की वैल्यू देखें, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या है 2 किलोग्राम, और हमारे पास v की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्केयर लिया है तो 0.25, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 और 2 2 2 से बेटा कट गया और ये 0.25 जूल आ गया। देखें ये दोनों आपस में इक्वल आई हैं, नहीं, जो इनिशियल है काइनेटिक एनर्जी नॉट इज इक्वल टू फाइनल, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हुई, इसका मतलब एनर्जी जो है वो कुछ लॉस हुई है, ठीक है। तो फिर साबित हो गया दिस एन लास्ट इन इलास्टिक कोलिजन बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, ठीक है। ये वाला रिजल्ट भी जो है ना ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ये पिछले का ही जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, इसको भी मैं चेंज करके नोट्स में जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करें, इलास्टिक कोलिजन क्या है, कार जो है वो टकराई, ठीक है, ये कार इसके साथ जाके टकराई और कार्स बाउंस ऑफ विद नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों ने कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जाके टकराई और ये जो है उसी स्पीड के साथ इसने भी जो है ना वो मूव पीछे को जो है ना वो मूव करना शुरू कर दिया। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वो दोनों आपस में जो है ना वो स्टिक टूगेदर हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कार स्टिक टूगेदर विद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटा लॉस हो जाती है। देखें यहाँ पे 0.5 था ना, कोलिजन से पहले कोई मसला नहीं था, कोलिजन से पहले जो था वो कोई मसला नहीं, यहाँ पे अगर इसमें इन इलास्टिक की बात करें तो कोलिजन से पहले कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कोलाइड हुई, वो दोनों टकराई, तो कुछ एनर्जी जो बेटा वो लॉस हो गई, तो इसलिए दोनों एनर्जी जो है ये वाली और ये वाली बराबर नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सम एनर्जी यूज टू बेंड पार्ट्स ऑफ द कार लाइक द बम्पर, मतलब उसका बम्पर जो है वो टूट गया होगा, वो बेंड हो गया होगा, उसके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो लॉस हो गई होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ रेलवे वैगन ऑफ मैस, एक हमारे पास रेलवे वैगन है बेटा, उसकी जो है वो एक बोगी है, इसको आप बोगी कह लें, या उसका एक जो है वो बॉक्स है, वो उसका मैस जो है वो 4 × 10⁴ किलोग्राम है, मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द अनदर वैगन ऑफ मैस 2 × 10⁴ किलोग्राम विच इज एट रेस्ट, मतलब कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है और दूसरे वाला क्या है रेस्ट पे, इस मीन के दूसरे की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी, दे स्टिक टूगेदर, वो जुड़ जाते हैं, एंड मूव ऑफ टूगेदर, और फिर इकट्ठे चलना शुरू करते हैं, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, ये भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, ठीक है। देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो बॉक्स है, ठीक है, इसका मैस जो है ये दिया गया और ये इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और जो है हमारे पास ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा
ए का मैथ इतना है, ठीक है। ये हमारे पास समझ लें, ये मैथ जो ना वो इसका है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था एक्चुअली में, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ये यहाँ पे आएगा मैथ, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, मैं वही देख रहा था। तो ये वाला मैथ जो ना जो इसका है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, ओके, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, ये वाला मैथ यहाँ पे आएगा, इसका मैथ कितना है, 2 × 10⁴ किलोग्राम, और वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे था, और इसका मैथ अपना कितना था, 4 × 10⁴ किलोग्राम, और ये वाला साथ इसके साथ जाके ऐड हो गया, क्योंकि ये दोनों अब कंबाइन हो गए, मतलब कि ये पहले वाला इतना होगा, ये साथ इसके साथ जाके जुड़ गया है, ठीक है। ये देखें, दो है, एक्चुअली में दो है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह है ना वो मेंशन कर दूंगा, ये दो हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैस्ट ऑफ फर्स्ट वैगन M1 वो दिया गया, मैस्ट ऑफ सेकंड वैगन M2 वो हमें दिया गया 2 × 10⁴। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट U1 3 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड U2 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था ना वो रेस्ट में है U2, तो इसलिए वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, बिकॉज एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टूगेदर, ऐसा ही होता है, जब ये आके इसके साथ टकराता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे हो जाते हैं मीन के उनका मैस जो है वो फिर कंबाइन हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। M2 M1 को लिखा बेटा और M2 को लिखा, इन दोनों में 10⁴ है ना वो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 2 बचा, इन दोनों को ऐड किया, 6 × 10⁻⁴ कंबाइन जो मैस आ गया 6 × 10⁴ किलोग्राम आ गया। कंबाइन वेलोसिटी हमने V फाइंड करनी है, सेम फॉर बोथ, वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, क्या, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 P। यहाँ पे आप लोग जो है, क्या उसका नेम है बेटा, आप लोग यहाँ पे सिंपली M भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे M भी लिख देंगे ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम M1 प्लस M2 जो है वो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं M लिख दूंगा। अच्छा, क्योंकि उसकी वैल्यू देखें ना, M की वैल्यू, M जो है वो M1 प्लस M2 के इक्वल है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है। अच्छा चलें, ये M इधर आके क्या हो जाएगा समझ लें, इधर भी मैं काट देता हूँ, इधर आके M क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऊपर है M1 U1 प्लस M2 U2, सही है। और M1 की वैल्यू लिखी, U1 की वैल्यू 3 लिखी, M2 की वैल्यू लिखी, और U2 की वैल्यू 0 लिखी, और नीचे M की वैल्यू ये कि जो कंबाइन है वो लिख दी। अच्छा, ये सारा तो आपको पता 0 हो गया, इसको 0 लिख दिया, ये 4 3 4 बेटा क्या हो गया 12, 10⁴ नीचे वाला वैसे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को, ये 10⁴ बेटा 10⁴ के साथ क्या हो गया, कट हो गया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 2। तो द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी बेटा, 2 मीटर पर सेकंड होगी। वो ये दोनों जो है अब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है ना वो जाके जो है ना वो दोनों जो है ना वो मूव कर रहे होंगे, क्योंकि जब ये टकराए हैं ना तो उसके टकराने के बाद ये इसके साथ जुड़ गया ना, तो अब ये जो स्पीड के साथ मूव करेगा, क्योंकि इनका मैस ज़्यादा हो गया ना तो स्पीड अब कम हो जाएगी। अच्छा जी, अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। A car with mass 575 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकंड स्मैशेस इनटू रेयर एंड ऑफ द कार। अच्छा, किसी और कार के साथ जो है ना उसके एंड के साथ मीन कि उसकी बैक के साथ जाके ये टकराती है, और वो दूसरी कार जो मैस है वो 1575 किलोग्राम है, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। देखें, एक मेरे पास कार है, उसका मैस इतना है, और वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, और दूसरी कार का वेट जो है वो 1575 किलोग्राम है, और वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, अब अगला सवाल ये आप ही सोच लें कि इसका मैस भी कम है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसका मैस भी ज़्यादा है, स्पीड भी कम है, क्या ये जाके इसको टकराएगी नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में और एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ये जाके फर्स्ट गाड़ी इसको टकराएगी, ठीक है। फिर क्या है आगे, क्या कहता है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ ही रिचेक्ट कार लॉक टुगेदर, ठीक है। आपने इसको रिचेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई मैं लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस कर लूँ तो उसके लिए माजरत, ठीक है। तो क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेटा पसीना वगैरह भी आया हुआ है, और बाकी इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, इस जो है वो रिचेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, व्हेन कार्स लॉक टुगेदर आफ्टर अ कोलिजन इट इम्प्लाइज दे आर सो हैवली डैमेज। मतलब कि इसका एक्चुअली ये मतलब कि ये डैमेज डैमेज के मीनिंग्स में ये चीज़ आती है। अच्छा, यहाँ पे स्मैशेस का भी मतलब है,
टू हिट समथिंग वेरी हार्ड एंड विद ग्रेट फोर्स। ठीक है, स्मैशेस का मतलब होता है टकराना जाके बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। अच्छा, जब ये जाके इसके साथ जो है ना वो टकराई, ठीक है, टकराई, लॉक टुगेदर, ये इकट्ठी हो गई पिछली न्यूमेरिकल की तरह। देखें, बिफोर कोलिजन क्या है, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द स्मॉलर कार मूविंग विद फास्टर 15 मीटर पर सेकंड, द लार्जर कार मूविंग स्लोअर, क्योंकि उसकी स्पीड भी कम है, वेट ज़्यादा है। आफ्टर कोलिजन द कार्स क्रैश एंड लॉक टुगेदर, वो जुड़ जाती हैं। आफ्टर द कोलिजन दे मूव एज अ वन यूनिट, और वो एक यूनिट होकर मूव करना शुरू कर देती हैं। ओके जी, मैस ऑफ फर्स्ट कार हमें दिया गया है, मैस ऑफ टू कार हमें दिया गया है, सेकंड कार का दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक और, यहाँ पे मुझे m1 भी लिखना है और यहाँ पे m2 भी। बेटा आपको भी यहाँ पे m1 इसके साथ लिख लेना है, यहाँ पे m2 लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी v1 और v2 सॉरी u1 u2 भी आपको दी गई है। कंबाइन मैस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वो कंबाइन मैस, इन दोनों का कंबाइन मैस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी v, और काइनेटिक एनर्जी जो टकरा के जो है वो, देखिए सेकंड पार्ट क्या करता है, वो था हाउ मच काइनेटिक एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई, वो भी हमने बतानी है। पिछले न्यूमेरिकल की तरह टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये वाला भी लफ्ज़ है टोटल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह। क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m1 प्लस m2 v, फिर यहाँ पे आप बेटा m लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा भी लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, m1 की वैल्यू पुट कर दी, u1 की, m2 की, u2 की, और m1 और m2 वो वैसे मैंने ऐड करके लिख दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। इसको थोड़ा मैं इंशाल्लाह चेंज कर लूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को बेटा, तो 8625 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7875 आ गया। नीचे इन दोनों को ऐड किया तो 2150 आ गया। इनको ऐड किया तो 16500 आ गया, नीचे भी ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो 7.67 मीटर पर सेकंड। अब ये जो कंबाइन है ना बेटा, ये 7.67 जो है वो मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मूव कर रही होंगी। ठीक है, तो ये इनकी है। अच्छा, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन द कोलिजन, कितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा लॉस हुई है इनकी कोलिजन के दरमियान में। तो अगर हमने ये फाइंड करनी है तो पहले हमें बिफोर जो है ना वो कोलिजन फाइंड करनी पड़ेगी। क्या है, 1/2 m1 u1 स्केयर प्लस 1/2 m2 u2 स्केयर। अब m1 हमारे पास 575 है, u1 15 है, ये वैल्यूज हमने लगाई। m2 की 1575 है और u2 5 का स्केयर है। बेटा इसका स्केयर लिया, ये लिख दिया, इसका स्केयर लिया, ये लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, और नीचे 2 था, नीचे 2 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिखा, ये 2 नीचे लिख दिया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 को नीचे वैसे लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। ये था, क्या था, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो था उनकी काइनेटिक एनर्जी। टकराने के बाद क्या है, 1/2 mv स्केयर। अब mv स्केयर हो जाएगा। ठीक है, वह फॉर्मूला आपने पहले भी ये किया है कि टकराने के बाद फिर जो है वो mv स्केयर, क्योंकि मैस कंबाइन हो जाता है ना और वेलोसिटी सिंगल हो जाती है, इसलिए जो है वो 1/2 mv स्केयर। 1/2 आ गया। कंबाइन मैस जो था वो दोनों का 2150, और v2 जो है वो सॉरी v का स्केयर है ना, तो वेलोसिटी जो हमने कंबाइन की निकाली थी वो कितनी थी, 7.67, वो यहाँ पे हमने लगा दिया। इसका स्केयर लिया बेटा, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये वाली वैल्यू आ गई है, इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको नीचे 2 को लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जौल में। अब क्योंकि हमने लॉस निकालना है ना, तो आप बिफोर में से जो है वो आफ्टर कोलिजन को माइनस कर देंगे तो वो लॉस निकल आएगा। तो बिफोर हमारे पास की वैल्यू ये है और आफ्टर की वैल्यू ये है। इन दोनों को बेटा यहाँ पे लिखा, इन दोनों को किया माइनस, ये आ गया। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करने लगा हूँ, तो कितने दर्जे किया, 1 2 3 4, 4 दर्जे किया, तो 2.11 10⁻⁴ जूल। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो दोनों आंसर निकल आए हैं। होपफुली आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बड़ी अच्छी तरह समझ आए होंगे। आपका फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछेगा, और चैनल को ज़रूर बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपकमिंग वीडियोस वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।